हेलो गाइस, वेलकम बैक टू व पार्टमेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स की एक्सरसाइज, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1.3। तो यहाँ देखिए 1.3 क्वेश्चन दिया क्या है, चेक द रेशियो ऑफ, इसकी हमने रेशियो निकालनी है, चेक करनी है कि ये डिमेंशनलेस है कि नहीं है। लुक अप ऑफ टेबल ऑफ फिजिकल कॉन्स्टेंट, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। और इस रेशियो की हमने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। चलो अभी हम क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे ये जो रेशियो दी हुई है हमें गिवन की ये डिमेंशनलेस है कि नहीं है। चेक करने के लिए लेट करो आर ई क्या है हमारे पास, रेशियो है। ठीक है, रेशियो इज इक्वल टू के ई स्क्वायर बाय जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। अब हमें ये चेक करना है कि ये डिमेंशनलेस है कि नहीं है। इसको चेक करने से पहले यहाँ देखिए, हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होती है, के इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो Q1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन तो लगभग सेम ही होता है, तो सिर्फ माइनस का डिफरेंस होता है, तो इसे हम सिंपल ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं बाय आर स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। फिर उसके बाद फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितने होता है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ग्रेविटेशन फोर्स का होता है जी m1 बाय m2 बाई आर स्क्वायर। m1 कितना है, m1 को हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, m2 मास ऑफ प्रोटॉन बाय आर स्क्वायर। फिर हम इन दोनों का रेशियो करेंगे तो क्या आएगा, एफ ई बाई एफ जी करेंगे। जब हम यहाँ से देखिए के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जी एम ई एम पी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एफ ई एफ जी किसके बराबर हो गया, के ई स्क्वायर जी एम ई एम पी के बराबर। यहाँ देखिए ये टर्म सेम है, ये इसके बराबर हो गई, तो हम आर इज इक्वल टू एफ ई एफ जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डिमेंशन क्या होती है, हमें पता है एम एल टी माइनस टू। तो ग्रेविटेशन फोर्स की भी यूनिट सेम ही है, एम एल टी माइनस टू। तो ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमें पता चला कि जो ये रेशियो है वो डायमेंशनलेस है। यहाँ तक तो पता चल गया। आगे उन्होंने बोला कि डिटरमाइन दी वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है ऑफ दिस रेशियो। इस रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए आर के की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। और ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पे ई स्क्वायर लिया बाय जी की वैल्यू कितनी थी, 6.67 इंटू 10⁻11। ग्रेविटेशन कांस्टेंट की मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 7 इंटू 10⁻27। ये आ गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू, हम सबकी वैल्यू फिल कर दी। तो आर इज इक्वल टू, जब हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 से 1.6 और 1.6 को जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 23.04 इंटू, जब हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, इंटू 10⁻⁻9 10⁻⁻19 बेसिस से पावर एडिड वाला कंसेप्ट लगाएंगे। तो इन दोनों का ऐड करेंगे, फिर इसको, तो इनको करेंगे तो हमारे पास आएगा 10⁻⁻29। ठीक है, फिर जब हम 6.67, 9.1 और 1.67 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 101.36 इंटू 10⁻⁻11, 10⁻⁻31 और 10⁻⁻27। इनको भी जब हम एडिट करेंगे, बेसिस से पावर एडिड वाले कंसेप्ट लगाएंगे तो आएगा हमारे पास 10⁻⁻69। ठीक है, तो r इज इक्वल टू, जब हम इन दोनों टर्म्स को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.227 इंटू, जब ये -69 है ऊपर चले जाएगा, +69 हो जाएगा, बेसिस सेम पावर एडिड वाला फिर से कंसेप्ट वही लगेगा। तो 10⁻, यहाँ पे क्या आ जाएगा 40। जब ये -69 है ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, बट सब माइनस नहीं है तो इसलिए पॉजिटिव ही आएगा 10⁻14। ये तो बेसिक मैथ है, ये सबको पता होगा। तो r इज इक्वल टू, हम इसका पॉइंट हटा के यहाँ से उठा के यहाँ कर दें, आगे शिफ्ट कर दें, तो ये आ जाएगा 10⁻39। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू 2.27 की जगह हम 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गई हमारे पास r की वैल्यू। r की वैल्यू पता चल गई। आगे देखिए, हमें पता है r किसके बराबर, तो r इज इक्वल टू एफ ई बाई एफ जी। तो एफ ई इज इक्वल टू आर एफ जी।
Fe R कितना आया हमारे पास 2.3 इंटू 10⁻39 Fg। इससे हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड protons is much stronger than ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ से देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमारी क्या है, स्ट्रॉन्गर है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। इसका क्या मतलब, जो हमारे चार्जेस, जो हमारे दो चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ तक ये समझ आ गया। ये था हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1.3। तो चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन 1.4 एक्सरसाइज का ही, फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.4 ही करते हैं। ये थोड़ा थ्योरी बेस्ड है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द बॉडी इज क्वांटाइज्ड। क्या पूछा, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द बॉडी क्वांटाइज। कि क्वांटाइज क्या है, क्वांटाइज मतलब कि कितना हम चार्ज क्वांटाइज कर सकते हैं, मतलब कि कितना हम चार्ज ट्रांसफर कर। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, क्वांटाइजेशन ये फर्स्ट पार्ट का यहाँ देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज कैन बी ट्रांसफर एज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मतलब कि हम सिर्फ जो चार्ज है हम सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसे कैसे, इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है कि जैसे कि ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है। जब हमने एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करने हैं तो हम इसमें सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल ही कर सकते हैं। जैसे कि एक कूलम 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ चार्ज कर सकते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन हमने ट्रांसफ़र कर दिया, इंटीग्रल मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने ट्रांसफ़र कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर दिए। इसका मतलब है कि हम सिर्फ पैकेट्स में ही चार्ज ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना कि जैसे कि जब ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ हम जितना मर्जी चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, फिर 1.5 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 2.5, ऐसा इलेक्ट्रॉन्स कभी भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल ही चार्ज ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो 1, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल ही चार्ज ट्रांसफ़र हो सकते हैं। जैसे Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ये प्लस माइनस क्या है, अगर प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो रहे होंगे तो प्लस, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो माइनस। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं, सिर्फ इंटीग्रल ही। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ तो 1, अगर 2 हुआ तो 2, 3 हुआ तो 3 इलेक्ट्रॉन्स, अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए तो एन ई। यही चीज़ है। वे जो n है वो हमारे पास क्या है, इंटीग्रल मल्टीप्लाई, जैसे कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ऐसा नहीं हो सकता कि 1.2, 1.3 या 2.3, 2.4, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ ये पैकेट्स में ही चार्ज क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आगे बी पार्ट क्या पूछा है, वाई कैन वन इग्नोरिंग क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वन डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल। जब हम लार्ज स्केल की बात करते हैं फिर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को क्यों इग्नोर करते हैं, जब हमारे पास देखो, जब हमारे पास सपोज करो कि अगर n हमारे पास 10⁻50, 10⁻50 कितनी बड़ी टर्म होगी, बहुत ज़्यादा टर्म हो गई, मगर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है। अगर हमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करने हो, 10⁻50 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करने होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स तो बड़ी तेज़ी से फ्लो होंगे, कॉन्टीन्यूसली फ्लो होते जाएंगे, है ना। यहाँ पे यही लिखा है, व्हेन डीलिंग विद अ लार्ज स्केल वैल्यू ऑफ n इज़ वेरी लार्ज। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, n इज़ वेरी स्मॉल, सो चार्ज क्यू बिहेव एज इट। जो E है, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बड़ा छोटा है n नंबर ऑफ टाइम से, तो वो कैसा बिहेव करेगा, कॉन्टीन्यूअस। इसलिए हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो फ़ैन की, जब हम फ़ैन लगाते हैं
तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रहे हैं, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो वो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसलिए हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर करते हैं जब हमारी एन की टर्म बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए हम लार्ज स्केल में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर करते हैं। ये हमारा आज का था न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1.4।